हे गाइस, अमित यार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरमन हेसे के सिद्धार्था इस पॉपुलर बुक के बारे में। हरमन हेसे एक जर्मन ऑथर थे जिन्होंने 1922 में सिद्धार्था ये बुक पब्लिश की थी। फिर 1951 में इसे इंग्लिश में लाया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। 1950s में जब हिप कल्चर अपना चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब ये बुक अमेरिका के घर घर में पहुंच चुकी और तब ये बुक बहुत पॉपुलर हुई और तब से लेके आज तक इसको एक कल्ट फॉलोइंग मिली है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और आज हम इस बुक के बारे में बात करेंगे कि इसमें है क्या। सिद्धार्था एक ब्राह्मण लड़के के एनलाइटमेंट की स्टोरी है, वो कैसे एनलाइटमेंट प्राप्त करता है। सिद्धार्था एक ब्राह्मण लड़का है जो बचपन से ही पूजा पाठ पढ़ रहा है। उसके फादर एक बहुत अच्छे पुजारी है जिन्होंने बचपन से उसे वेदास की टीचिंग दी और इसने वेदास की टीचिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है। सिद्धार्था बहुत अच्छा दिखता है, बहुत हैंडसम है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। और हर लड़की जब वो वहाँ से गुजरता है एरियाज में से, तो उसकी शरीर की तरफ देखकर उससे बहुत आकर्षित होती है। उसके साथ ही एक उसका दोस्त भी है गोविंदा करके सिद्धार्था का, जो उसे बहुत अपना आइकॉन मानता है। उसके हर स्टेप पे वो उसके साथ है और इन दोनों को भी एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है। दोनों भी ब्राह्मण बॉयज़ है। इनकी स्टोरी जो है वो अनफोल्ड होती है बुद्धा के टाइम पे, जब बुद्धा भी कपिल वास्तु में लोगों को बुद्धिज़्म की टीचिंग दिखा रहा है, उन्हें सफरिंग के मार्ग से मुक्ति दिला रहा है। ठीक है, मोक्ष दिला रहा है, मतलब सॉरी, मोक्ष नहीं दिला रहा, तो सफ़र कैसे नहीं करे ये सब सिखा रहा है। ठीक है, तो गोविंदा और सिद्धार्था ये दोनों भी अपनी जो भी लाइफ है उससे खुश नहीं है। जो उन्हें एनलाइटनमेंट ढूंढनी है और उन्हें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ पे उन्हें कुछ दुख दर्द तकलीफ़ या फिर डिज़ायर्स प्लेजर ये कुछ भी उन्हें फील नहीं हो रहे, कुछ भी महसूस नहीं हो रहे। उन्हें वन विद द नेचर बनना है, वन विद द गॉड बनना है, वन विद द यूनिवर्स। ऐसी एनलाइटनमेंट उन्हें चाहिए जो उन्हें इन वेदास में से, उपनिषद में से किसी से भी नहीं मिल रही। ठीक है, इसलिए दोनों घर छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद ये 2-3 साल सन्यास में बिताते हैं, पर इन्हें समझ में आता है कि अगर ये लोग हमें पढ़ा रहे, हमें सिखा रहे, हमें नॉलेज दे रहे कि सन्यास कैसे करे या सन्यासी जीवन कैसे बिताए और एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त करे, पर ये लोग खुद अभी तक एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमें इन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए। इसलिए सिद्धार्था और गोविंदा सन्यासियों को भी छोड़ देते हैं उनके साथ रहना। बाद में वो बुद्धा के संघ में जाते हैं। बुद्धा के संघ में जाने के बाद गोविंदा बहुत इम्प्रेस हो जाता है बुद्धा की टीचिंग से और सिद्धार्था भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है बुद्धा की टीचिंग से। पर गोविंदा संघ में शामिल हो जाता है, सिद्धार्था संघ में शामिल नहीं हो जाता, क्योंकि सिद्धार्था का मानना ये है कि बुद्धा बहुत वाइज है और एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसके आगे में अगर किसी के आगे माथा टेक सकता हो तो वो सिर्फ सिद्धार्था है इस दुनिया में, उससे वाइजेस्ट कोई भी नहीं है। पर फिर भी मुझे बुद्धा के साथ नहीं जाना, बुद्धा के संग में नहीं जाना, क्योंकि एनलाइटनमेंट की जो प्रोसेस है वो किसी के टीचिंग से या किसी के बताने से या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें नहीं मिल सकती। ऐसा सिद्धार्था का मानना है। उसका मानना ये है कि सिद्धार्थ गौतम ने खुद एक प्रिंस का जीवन बिताया और उसके बाद उन्होंने खुद को बुद्धा बनाया, मतलब बुद्धा बन गए, एनलाइटनमेंट प्राप्त की। अगर मैं मेरे जीवन में अगर कोई भी सुख या कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं लूँगा तो मैं एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त कर पाऊँगा। या फिर अगर सिर्फ मैं पेड़ के नीचे बैठकर तो मुझे कुछ अकल तो आने नहीं वाली, एनलाइटनमेंट तो आने नहीं वाली। या फिर विदाउट एक्सपीरियंसेस में कुछ भी लाइफ लेसन्स, विदाउट एनी लाइफ लेसन्स में कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है, इसलिए वो ये संन्यास वाला जीवन, ये संघ वाला जीवन भी छोड़ देता है और गोविंदा बुद्धा के संघ में चला जाता है। बाद में सिद्धार्था अपनी अलग तरीके से अपनी लाइफ जीता है, पर उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि घूम फिर कर वो फाइनली एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेता है। अभी वो कैसे करता है और एनलाइटनमेंट का रियल इसेंस क्या है, ये अगर आपको जानना हो तो आपको इस बुक को पढ़ना होगा, सिद्धार्था बाय हरमन हेसे। ठीक है, तो ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? जो अभी मैंने बताया कि एनलाइटनमेंट जो है, बुद्धा को पेड़ के नीचे बैठ के या मेडिटेशन करके बुद्धा को एनलाइटनमेंट नहीं मिली, नॉलेज नहीं मिला कि सफरिंग क्या है, सफरिंग को कैसे छोड़ना है, फैमिलियल कनेक्शंस, बॉन्ड्स क्या है, अटैचमेंट क्या है, ये सब चीज़ें पेड़ के नीचे बैठ के कोई नहीं समझ सकता। और उन्हें फील करने के बाद हम उन्हें समझ सकते हैं, उनकी ग्रेविटी जो है इन सब रिलेशंस की और उनका इफ़ेक्ट जो है लोगों के ऊपर।
सब हम महसूस कर, जब हम एक्सपीरियंसेस लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम समझ सकते हैं, और कुछ वो चीज़ें समझने के बाद ही हम उनके ऊपर कंटेम्पलेट कर सकते हैं अदर ऑप्शंस या अदर फिलोसॉफीज। तो ये मेन पॉइंट है। बुद्धिज़्म फिलहाल के टाइम पे जो इंडिया में जो है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म मैं बोलूँगा इंडिया में है, वो एक मूवमेंट की तरह है, क्योंकि उसमें दलित्स इन्वॉल्व है, दलित्स का जो लिबरेशन है वो इन्वॉल्व है, इसलिए वो एक अलग टाइप का बुद्धिज़्म है। और जो वेस्टर्न आइडियाज़ है बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के या हिंदुइज़्म के, ये बहुत अलग थे। मतलब आपको मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो बुद्धिज़्म दिखाया गया है इस बुक में, या जैनिज़्म दिखाया गया है, वो बुद्धिज़्म कम और जेडाई कल्चर ज़्यादा लगता है। इसका बुद्धा जो है वो मुझे योडा लगता है। और मतलब ये बुक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वेस्टर्न लोगों को हिंदुइज़्म या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म या एनलाइटनमेंट, इसकी मीनिंग क्या लगती है। तो उनके लिए ये जो है बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट आइडियाज़, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये काफ़ी स्पिरिचुअल है और बहुत सारा नाइलिज़म है उनके मन में बुद्धिज़्म को लेकर। उन्हें लगता है कि बुद्धिज़्म इज इक्वेट्स टू नाइलिज़्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, बट इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल जर्नी, इट इज़ एन कलेक्टिव मूवमेंट। द बुद्धिज़्म इज़ अ कलेक्टिव मूवमेंट, अ कलेक्टिव आइडिया, एंड दैट्स व्हाट द संग इज़ ऑल अबाउट। ओके, ये सब आइडियाज़ है इस बुक में जो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्विस्ट किए हैं हरमन हेसे ने। और ये बुक 2 पार्ट्स में उन्होंने पब्लिश की थी। जो पहला पार्ट है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। सेकंड पार्ट जो है, जो एनलाइटनमेंट का पार्ट है, वो उन्हें लिखने में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने खुद ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। इसलिए उन्होंने जो ये बुक लिखने से पहले, पार्ट 2 लिखने से पहले, बहुत सा टाइम सेक्लूशन में बिताया, जिसमें वो फिज़िकल चीज़ों से बहुत डिटैच रहे, और उसके बाद उन्होंने बुक को कंप्लीट किया। तो बुक की जो स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। जो हमारे हिंदू कल्चर में या जैन कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर में जो लाइफ की 3 स्टेजेस बताई गई जाती है। जो पहली जो है वो स्टूडेंट, सेकंड फेज जो है वो है संसार या फिर अपना जो फैमिली बनाते हैं वो, मैरिज वगैरह, चिल्ड्रंस एंड जॉब, और थर्ड जो है वो है सन्यासी, मतलब कि ये सब छोड़ के फॉरेस्ट में जाओ और सन्यासी जैसे वक्त बिताओ। ये 3 फेजेस में इस बुक को लिखा गया है। तो ऐसी सब चीज़ें इस बुक में, बहुत से आइडियाज़ है इस बुक में। बहुत छोटी बुक है और बहुत छोटी होने के कारण ही बहुत पॉपुलर हुई थी, और हिप कल्चर को बहुत अच्छी है ये बुक। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार वॉर्स भी इस बुक से इंस्पायर्ड है। जो जेडाई कल्चर जो है वो भी इस बुक से ही इंस्पायर्ड है। तो अच्छी बुक है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है। इसमें बहुत से बुद्धिस्ट आइडियाज़ जो है वो हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये तीनों मिक्स करके दिखाए गए हैं। और कुछ आइडियाज़ अच्छे हैं, पर एज अ बुद्धिस्ट मुझे इसके बहुत से आइडियाज़ मुझे वेस्टर्नाइज लगे, और वेस्टर्नाइज आइडियाज़ ही है इस बुक में, कुछ प्योर बुद्धिज़्म नहीं है। बट एज एन रीड इट्स अ वेरी 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 गुड बुक। और जो आइडिया है कि एक्सपीरियंस से हमें एनलाइटनमेंट मिल सकती है, ना कि किसी दूसरे लोगों के बताने से, ये काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। और शोपेनहावर की राइटिंग्स का इस बुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है, क्योंकि शोपेनहावर को बुद्धिज़्म में काफ़ी इंटरेस्ट था, और हिंदू स्पिरिचुअलिटी या ये सब चीज़ें जो है वो इनमें काफ़ी इंटरेस्ट था शोपेनहावर को। फिर हरमन हेसे ने भी वही सब आइडियाज़ इसमें डेवलप किए गए, और कुछ नाइलिस्ट और एग्जिस्टेंशियल चीज़ें भी है इस बुक में। और सिद्धार्था का कैरेक्टर जो है वो बहुत हम सब रिलेट कर सकते हैं। इस बॉय के जो भी डिज़ायर्स है और जो भी उसके सपने हैं, वो हम सब काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इन आइडियाज़ को। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक, और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको कहीं पे शुरुआत करनी है कि कोर आइडिया क्या है बुद्धिज़्म का या एनलाइटनमेंट का, तो इस बुक से शुरू कर सकते हैं। जस्ट डोंट टेक दिस बुक एज अ सीरियस बुद्धिज़्म रीड। ओके, सिर्फ एनलाइटनमेंट क्या है और टू बी वन विद द नेचर होना क्या होता है, ये समझने के लिए, कम्प्लीटली समझने के लिए नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझने के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। छोटी बुक है, बहुत एक सीटिंग में भी कंप्लीट हो सकती है। बहुत छोटी बुक है और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। और जो एक पोएटिक वे में इस बुक को लिखा गया है, जो भी पोएटिक वे, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैंने ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ा है,
असली जर्मन में बहुत पोएटिक रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन ही इतना पोएटिक लगा मुझे। और एक बार अगर आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करो ये बुक तो हाथ से नीचे नहीं रख सकते, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको जो पीस का या फिर मिनिमल लाइफ का पार्ट पढ़ाते हैं, और इस बुक को पढ़िए, बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।